A warm welcome to 8 Club once again and wish you a very happy शरद पूर्णिमा जो कि कल रात से शुरू हो चुका है। एंड सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी तक जितने भी लोग मेरे को जानते हैं, इसमें जितने भी लोग अटेंडीज है, सबने मेरा एक साइड देखा है और वो एक साइड रहा है एज ए टेक्निकल एनालिस्ट का। दूसरे साइड से मिलना जरूरी था। मन में था कि चलिए कभी मौका मिला तो दूसरा साइड भी दिखाऊंगा। वो दूसरा साइड है फंडामेंटल एनालिस्ट का भी। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट ये बोलना कि मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ या टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। आखिर कौन सा एनालिस्ट हूँ तो मैं बता देता हूँ। आई एम वेरी वेरी मच अ सेंटिमेंटल एनालिस्ट। फंडामेंटल चलता है दिमाग में 30%, टेक्निकल चलता है दिमाग में 30%, 60% एंड 40% जो मेरे दिमाग में चलता है दैट इज द सेंटिमेंटल एनालिसिस। और सेंटिमेंटल एनालिसिस आप सबको जैसे पता होगा एज पर सीएफए के सिलेबस के हिसाब से भी चले तो इंडिया एज अ कंट्री, अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन पे बात करें तो इंडिया इज ए सेंटिमेंटल और फंडामेंटल कंट्री इंस्टेड ऑफ टेक्निकल कंट्री। इंडिया टेक्निकल कंट्री के लिस्ट में नहीं आता है। इंडिया टेक्निकल कंट्री के लिस्ट में नहीं आकर फंडामेंटल एनालिस्ट के कैटेगरी में आता है वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करें। और साथ में बात करें तो जैसे हुआ या फिर हमारा जापान हुआ, चाइना हुआ, ये सब को हम लोग टेक्निकल कंट्रीज बोलते हैं क्योंकि दे आर वेरी गुड और वहां पर टेक्निकल एनालिसिस का एग्जांपल भी ज्यादा रहता है। तो मन में आ रहा होगा तो सर ये कंफ्यूजन है क्या, तो फिर आप हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का क्यों इतना बताते हैं। एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस इज अ प्रोसेस और ये एक छोटा मोटा प्रोसेस नहीं, एक बड़ा प्रोसेस है। जैसे आप सबको ध्यान होगा हम लोगों ने लास्ट जो वेबिनार किया था राजेश अग्रवाल सर के साथ, एंड वहाँ पे फंडामेंटल्स पे इतने सारे बात हुए, उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस भी आया कि सर और थोड़ा सा डेप्थ में हम लोगों को कुछ जानकारी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक काम किया जाए, फंडामेंटल एनालिसिस पे एक वेबिनार किया जाए एंड उसका कॉम्बो कुछ ऐसा हो जो टेक्निकल के पॉइंट से हो। एक्चुअली जो द टर्म है ना असेंडिंग ट्रायंगल, ये टेक्निकल का टर्म है असेंडिंग ट्रायंगल, बट उस असेंडिंग ट्रायंगल को मैंने फंडामेंटल में यूज कर दिया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको बता देता हूँ, मेरा एक यूएसपी है। वो यूएसपी ये है कि मैं चीजों को याद रखवाने का पूरा कोशिश करता हूँ कि चीजें दिमाग में रह जाए। होता क्या है ना, जब बैटलफील्ड पे जाते हैं तो याद नहीं रहता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही होता है हमारे साथ। बहुत सारा एनालिसिस पे वर्क करते हैं, बहुत सारी चीजें सीख के रखते हैं, बहुत किताबें पढ़ के रखते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि जब फील्ड पे लड़ाई करने का टाइम आता है तो समझ में नहीं आता कि फंडामेंटल पे जाए, टेक्निकल पे जाए या सेंटिमेंटल पे जाए। और मेरे को लगता है आप सब एग्री भी कर रहे होंगे मेरी इस बात से। तो आज का सेशन ज्यादा टाइम नहीं उधर डिवोट करके सीधा स्टार्ट करते हैं कि ये असेंडिंग ट्रायंगल इन फंडामेंटल एनालिसिस आखिर क्या है और किस एंगल से देखना है। मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरा बताने का तरीका अगले 1 से 1.5 घंटे तक ऐसा रहेगा जैसे आप खुद हैं। आप सबके पास सबसे बड़ी दिक्कत है वो है टाइम की। यस या नो, जल्दी चैट बॉक्स पे आंसर आ जाए। सबके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम का, हाँ कि ना? जल्दी जल्दी जल्दी। यस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास टाइम का। और टाइम नहीं है सर, तो टाइम नहीं है तो सब कुछ पढ़ के, सब कुछ समझ के, सब कुछ जान के भी ना एग्जीक्यूशंस में दिक्कत आता है। बहुत सारे लोगों को अपने साथ जुड़े हुए 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गए कि क्वार्टर खत्म हो गया है, लेकिन इस क्वार्टर में क्वार्टर टू क्वार्टर का बात करें तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सब सही है सर, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशंस में आ रहा है मेनली कि हम एग्जीक्यूट या तो नहीं कर पा रहे हैं या हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो एग्जीक्यूशन के बाद भी एक अलग दुनिया है। अगर हमने किसी स्टॉक को ले लिया, अगर वो नीचे आ गया तो क्या करें? स्टॉक को ले लिया, वो ऊपर भाग गया, अब क्या करें? एग्री कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ कि मेन प्रॉब्लम एजुकेशन से भी ज्यादा है, वो एग्जीक्यूशन का दिक्कत आता है, हाँ कि ना? जल्दी। यस यस। तो एग्जीक्यूशन एक बड़ा इशू है हम सब के साथ। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम लोग एक कुछ शॉर्टकट्स निकाले। सीरियसली ये सेशन पूरे आपके लिए, कुछ शॉर्टकट्स निकाले और शॉर्टकट्स के ऊपर वर्क करके मतलब 10 to 15 मिनट्स भी अगर हम लोग स्टॉक के ऊपर दे तो हम लोग ये देख पाए कि हम लोगों को कहाँ कौन से स्टॉक के ऊपर करना है काम। एक और साइड है जिसके कारण से हमने ये वाला चालू किया है, ये आज वाला वेबिनार जो अरेंज किया, उसके पीछे सबसे बड़ा एक और रीजन है। वो रीजन ये है कि सर
टेक्निकल एनालिसिस भी अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत आता है तो वहां पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट से कौन से स्टॉक के ऊपर रिसर्च करना चाहिए ये नहीं पता है। जल्दी मदन जी, अनिल जी, प्रणव जी जल्दी बताइए, समीर जी, होता है कि नहीं? कौन से स्टॉक के ऊपर सर्च करें ये नहीं पता है, ये सबसे बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है वहां पे भी। हाँ कि ना, जल्दी जल्दी। होता है ना? हाँ। तो ये जो आज का पैरामीटर है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल, ये आपको दोनों तरफ से हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? फंडामेंटल जो आप लोग देखे होंगे अपने एट क्लब का एक बहुत स्पेशल फीचर वाला प्रोडक्ट है, दैट इज द फनटेक कॉल। फंडामेंटली भी कंपनी अच्छा लगे और टेक्निकली भी अच्छा लगने लग जाए तो उससे बेहतर कंपनी कुछ हो नहीं सकता। जैसे एक एम्फेसिस का भी कॉल था, कुछ कुछ जगह पे नुकसान भी हुआ है, मेरे को पता, नुकसान इन द सेंस की स्टॉक वैसा परफॉर्म नहीं किया है, बट जब आप कॉम्बो के लिए जा रहे हैं जहां पे कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है और टेक्निकल्स बहुत बढ़िया हो सकता है या हो रहा है, तो उससे अच्छा बेस्ट पैरामीटर हमारे लिए नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन में। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज आ रही है वो है कि ये कॉम्बिनेशन आखिर में है क्या और कैसे हम इस कॉम्बिनेशन पे वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है कि ये तीन कॉम्बिनेशन में इस ट्रायंगल का पहला पार्ट है, दैट इज द पी ई रेशियो। दूसरा पार्ट है इस ट्रायंगल का, दैट इज पी बी वी रेशियो। एंड तीसरा पार्ट है दैट इज डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो। अब ये जो तीन चीज मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, अभी सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मेरे आ रहा है एकदम लेमैन की तरह कि सर सबसे पहले बताइए रेशियो क्या है। कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप हमको समझा सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो। तो मेरे लिए एक सिंपल सा एग्जाम है, रेशियो आपके स्कूल लाइफ का रिजल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्कूल लाइफ का रिजल्ट, जब हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे सीनियर्स को, हमारे पेरेंट्स को टाइम नहीं होता था और हम उनको अपना जब रिजल्ट बताते थे तो वो इंस्टेड ऑफ मार्कशीट देखे बगैर वो हम लोग से ये पूछते थे कितना परसेंटेज आया। परसेंटेज आने के बाद मान लीजिए आपने बताया 60% आया तो वो सीधा पूछते हैं हाईएस्ट किस में आया। तो आप उनको बताते हैं हाईएस्ट मेरा मैथ में आया 80%, 80% अकेला मैथ में आया, तो वो सीधा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं लोवेस्ट किस में आया। और आप वहां पे जब उनको लोवेस्ट बता देते हो तो बस वो समझ जाते हैं कि माजरा क्या है और क्यों आपका ये रेशियो ऐसा आया। बहुत सारे लोग रेशियो एनालिसिस को, इस पार्ट को आप ओवरऑल बड़े लेवल पे रेशियो एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो जब हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग रेशियो एनालिसिस कैसे करते हैं, स्टॉक में इंटर करने से पहले रेशियो एनालिसिस करते हैं, और बहुत सारे लोग स्टॉक में इंटर कर जाने के बाद, स्टॉक खरीद लेने के बाद रेशियो एनालिसिस करते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है। आप जब भी छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने ले जाते हैं वहां पे भी उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाता है और टाइम टू टाइम उसका परफॉर्मेंस जो है वो भी रेशियो एनालिसिस के फॉर्म में देखा जाता है। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका साइकिल कैसा है, आप कैसे इन सारी चीजों के ऊपर देख रहे हैं। जब आप एक कंपनी में, ध्यान से सुनिएगा, जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं तो आप शेयर होल्डर बन गए, और शेयर होल्डर बनने के बाद आपका सीधा फोकस होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे। किस पे होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब मेरे को कमा के कितना दे रहे हो और हमें कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रोसेस है पूरा अपने आप में। जब आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आपका प्रोसेस थोड़ा उल्टा हो जाता है। आप बोलते हैं बताओ तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसा है, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो खराब हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है, अच्छा नहीं होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गिर गया, उस कंडीशन में उसके बाद आप फिर शुरू करते हैं
कि अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो घट गया, कोई बात नहीं है, अभी ये देखना ज्यादा जरूरी है कि लिक्विडिटी रेशियो कैसा है। कल को कंपनी अगर मतलब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी और पता चला लिक्विडिटी रेशियो भी अगर खराब हो गया है, तब आप और कंसर्न हो जाएंगे। लिक्विडिटी रेशियोज, आप लिक्विडिटी रेशियोज में जाने से पहले अगर लिक्विडिटी रेशियो खराब आ गया कि कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप समझते हैं कि जरूर कंपनी का ना वर्किंग कैपिटल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, वर्किंग कैपिटल में कुछ गड़बड़ है, राइट, वर्किंग कैपिटल में कुछ गड़बड़ है, पैसा जल्दी से नहीं आ रहा है, कंपनी सेल्स कर दिया और वहां से रिटर्न निकल के नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं क्रेडिट पीरियड बहुत ज्यादा रख के रखा है, तो ये सारा कंसर्न आपके सामने वहां पे वर्किंग कैपिटल के पॉइंट से आपको दिख जाता है। फिर आपके लिए सामने आ जाता है कि चलो भैया कोई बात नहीं, उधारी पे तो धंधा करना भी पड़ता है, सॉल्वेंसी रेशियो चेक करवा लो, कल को कंपनी डूब ना जाए, मतलब उधारी ज्यादा ले लिया, जैसे कि एग्जांपल बार बार बोलता हूँ सीसीडी, तो सॉल्वेंसी रेशियो अगर कंपनी का खराब पे खराब होता जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट करने का भी कंपनी के पास पैसा नहीं है, कैपिटल तो भूल ही जाइए कैसी कंपनी को वो रिपे कर पाएगा, तो ऐसे कंपनी में जल्दी से बताइए पैसा जो डाला हुआ है वो रखेंगे या निकल जाएंगे, एंट्री करेंगे वापस से या एग्जिट करेंगे, जल्दी जल्दी एंट्री करेंगे या एग्जिट करेंगे। जब ऐसा पैरामीटर्स पे, सारे पैरामीटर्स पे कंपनी, वेरी गुड वेरी गुड, हम वहीं कहीं ना कहीं एग्जिट करने का सोचेंगे कि ऐसे कंपनी में रुकना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, राइट। लेकिन हम किस पे बात करेंगे सर आज? हम बात करना चाहते हैं उस कंपनी में जिस पे आप एंट्री करना चाहते हैं। एंट्री करने से पहले किस किस फैक्टर्स के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं, मेरा आज का वेबिनार का फोकस इस चीज के ऊपर है कि जब किसी कंपनी में एंट्री करना है तो ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप ये 3 पैरामीटर देख लीजिए और 3 पैरामीटर में अगर कंपनी अच्छी लगती है तो आप इंटर कर सकते हैं। और इंटर करने से भी पहले जैसे बताया ये 3 पैरामीटर्स हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद जैसा आप लोग सब जानते हैं, मैं तो बोलूंगा टेक्निकल एनालिसिस के फ्रेमवर्क पे भी देखिए कि कंपनी अगर अच्छा कर रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, उसमें एंट्री करेंगे। ये प्योरली अपना कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये एकदम आलोक दया वाला अपना स्टाइल है कि हम लोग खुद कैसे किसी स्टॉक में इंटर करने का सोचेंगे। अभी दिमाग में आ रहा होगा तो सर क्या फैक्टर्स देखना है और वो फैक्टर्स होता क्या है, तो एक बार वापस से छोटा सा लिख देता हूँ। 1 इज द पी रेशियो। और मजे की बात बताता हूँ, पी रेशियो एक ऐसा वर्ड है जो सबके कान में हमेशा हमेशा बजता रहा है कि पी रेशियो देख लेना चाहिए, बट आज मैं कोशिश करूंगा पी रेशियो को एक अलग तरीके से समझाने का कि आखिर हम पी रेशियो को कैसे देखेंगे। आपने जो सुना होगा, चैलेंज बोलता हूँ, वो बुकिश लैंग्वेज होगा, पी रेशियो ऐसा होगा तो बेहतर है, पी रेशियो वैसा होता है तो बेहतर है, बट रियल लाइफ में पी रेशियो देखकर अगर ट्रेड करने का मौका मिले ना, आधे से अधिक लोग कांप जाएंगे और ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। पी रेशियो, पीबीवी रेशियो, और थर्ड वन दैट इज द डिविडेंड यील्ड रेशियो। अभी तो माहौल भी डिविडेंड यील्ड रेशियो का चल रहा है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। रेशियो मैंने बहुत प्यार से आपको समझा दिया, अभी मेरे को आपको समझाना है दैट इज व्हाट इज पीई रेशियो। और एकदम सिंप्लीफाइड वर्ड में बताऊं तो पी का मतलब है दैट इज द प्राइस, ई का मतलब है दैट इज द अर्निंग। और प्राइस भी अगर फॉर्मूला के बेस पे जाए, देखिए फॉर्मूला पे फोकस नहीं करना चाहिए ज्यादा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं और पूरा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि आखिर पी रेशियो का माजरा है क्या। तो पी ई रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, पी का मतलब होता है सीएमपी, एक्चुअली करेंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर, और यहां पे हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अभी दिमाग में छोटा सा चीज आ रहा होगा कि सर करेंट मार्केट प्राइस तो चलिए हम लोगों को मिल जाएगा डेटा आसानी से, व्हाट इज अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर के लिए छोटा सा तरीका है मेरे पास, दैट इज द सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे लिए आता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो हमारे लिए आता है EBITDA, वहां से डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, मैं सबके फुल फॉर्म बता दूंगा। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस करने के बाद आता है हमारे लिए EBIT, वहां से I माइनस करने के बाद आता है PBT,
और वहां से टी माइनस करने के बाद आता है हमारे लिए पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अगर कोई कंपनी का प्रेफरेंस डिविडेंड रहता है तो वो माइनस करने के बाद आता है हमारे पास, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं PAFESH, सर्विस का भाई पफेस, मजाक में बोल रहा हूं, पफेस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाई, चलिए छोटा सा टेस्ट लेता हूं, दिस पफेस शुड बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। जल्दी से शॉर्टकट में लिख दूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स या नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, बोलिए 1 या 2। पफेस को किससे डिवाइड करना चाहिए सर? पफेस मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब वो प्रॉफिट जो सबके लिए है, तो इसको किससे डिवाइड करें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से या नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर से? वेरी गुड मदन जी, वेरी गुड अनिल जी, वेरी गुड प्रणव जी, सबका बहुत सही नंबर आया है, सही आंसर आया है, दैट इज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ये मेरा सबसे कॉमन क्वेश्चन है, आज भी वेरी गुड समीर जी, आज भी जब हम लोगों से बात करते हैं एमबीए कॉलेजेस में जाकर पूछता हूं तो उनका सही आंसर नहीं आता है, वो बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली। नो, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, दिस ओ सिग्निफाइज कि कंपनी का लायबिलिटी है, एक दिन आपको वापस से कंपनी को पैसा देना है और अपना शेयर्स बायबैक के फॉर्म में ले लेना है। तो पफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स करने से हमको मिलता है अर्निंग पर शेयर्स। एंड यहाँ पे अगर बात करूं, सेल्स इज कंफर्टेबल, वीसी इज द वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन जो निकल के आता है, फिक्स कॉस्ट कंपनी का फिक्स खर्चा, यहाँ से पार्ट शुरू होता है, दैट इज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, जहां से हम लोग डेप्रिसिएशन इज समहाउ चार्जेबल ऑन टेंजिबल एसेट्स, वाइल अगर दूसरी तरफ बात करें एमोर्टाइजेशन की तो वो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। इंटेंजिबल एसेट्स यू नो, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, एंड स्पेशली अगर आप लोगों को और हाईफाई में बात करूं तो फार्मा सेक्टर्स, अगर हम लोग फार्मा सेक्टर्स की बात करें, आईटी सेक्टर्स की बात करें, तो उनके पास कहीं ना कहीं इंटेंजिबल एसेट्स ज्यादा होता है। टेंजिबल एसेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, एफएमसीजी, ये सब के पास कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। तो ईपीआई टीडीए से डीए माइनस करने के बाद आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट माइनस, और ये जो इंटरेस्ट है ना भाई साहब, यही सबसे डेंजर होता है। बार बार बता देता हूँ, कंपनियां यहाँ पे भी कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन कंपनी अगर यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट बियर नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ के चलिए कि कंपनी का डूबना, राइट, कहीं ना कहीं कंफर्म होता जाता है कि कंपनी इतना ज्यादा लिवरेज ले लिया डेट का कि कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट, तो आधा कमाई तो कंपनी का यही चला जाता है मैक्सिमम केसेस में, एज पर माय बेस्ट नॉलेज। पीबीटी, दैट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड वहां से हम टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स इज द सिस्टमैटिक थिंग, टैक्स तो हर कंपनी को देना है, तो यहाँ पे हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई जनरली ये देखना है कि कंपनी का इंटरेस्ट के ऊपर कितना कमांड है। सिंस रिजल्ट का सेशन है इसीलिए पूरा फंडामेंटल लेवल पे बात कर रहा हूँ। कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट पे कितना कमांड है, कंपनी का फिक्स कॉस्ट पे कितना कमांड है, ये 2-3 फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद आजकल को जो जमाना है उस पर प्रेफरेंस डिविडेंड तो सच बताऊं तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो बहुत सारे लोग पफेस के बदले आप पैट डिवाइडेड बाई भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वहां से निकलता है अर्निंग पर शेयर। ये जो मैंने समझाया ये थोड़ा सा आपका, आप बोल सकते हैं बुकिश लैंग्वेज, हम लोगों को भी पता है। अभी आ जाते हैं अपने सेंटिमेंटल एंगल से बात करने के लिए कि ये आखिर पी रेशियो जब हम लोग को देखना है तो इसको कैसे देखना है सर। तो पी रेशियो को देखने का तरीका समझिए, मिस्टर ए और दूसरे साइड है मिस्टर बी, ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही अपने आप में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है दोनों, ठीक है। तो मैं मिस्टर हटा देता हूं, सीए ए सीए बी, दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, दोनों का पैकेज, एक का 20 लाख है दूसरे का भी 20 लाख है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सीए जो है ना वो ज्यादा पॉपुलर है लोगों में, ये एकदम आम घटना बता रहा हूँ, सीए जो है वो ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, अपने मोहल्ले में, और सीए बी जो है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेस पॉपुलर है। अब एक बात बताइए,
अगर ए ज्यादा पॉपुलर है और बी कम पॉपुलर है, आपको भी अगर कोई पूछे कि पैसा किस में डालेंगे, दोनों चार्टेड है, दोनों का अर्निंग जो 20 लाख है, सच्ची सच्ची बताइए एज ए ह्यूमन माइंडसेट या और एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी, आप ए में पैसा डालना चाहेंगे या बी में? वेरी गुड अनिल जी, वेरी गुड मदन जी, वेरी गुड प्रणव भैया, सही सही परफेक्ट, वेरी गुड समीर जी, बहुत सही। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं पता तो सर हम लोग भी मिस्टर ए के पीछे भागेंगे, बट ध्यान से देखिए, समझिए, मिस्टर ए तो पॉपुलर है और उसके कारण से इसका अगर हम लोग करेंट मार्केट प्राइस भी पकड़े तो ये 500 रुपए के भाव पे मार्केट पे ट्रेड कर रहा है। वाइल ऑन द अदर साइड बेचारा सीए जो बी है वो पॉपुलर नहीं है, लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो उसका जो करेंट मार्केट प्राइस है वो कहीं ना कहीं 200 रुपया होके चल रहा है। अगर अभी वो 200 रुपया वाला आइटम है, समझिएगा, और मैं एक बार इसको एग्जांपल को चेंज कर देता हूँ, दैट इज चेंज मतलब 500 रुपया करेंट मार्केट प्राइस और ये 20 लाख को मैं अर्निंग पर शेयर या अर्निंग पर मेंबर के हिसाब से ले आता हूँ, दैट इज 20, और इसको भी ले आता हूँ 20। तो देखिए हमारा पीई रेशियो कितना निकलेगा, पी रेशियो मतलब प्राइस कितना हुआ 500, अर्निंग पर शेयर दूसरा दैट इज 20, इसका 200, अर्निंग 20, डिवाइड करके देखिए क्या 0.05 और 2 दूनी 4 दैट इज 25, और इधर में 10। अब बताइए वैल्यूएशन के पॉइंट से आपको कौन सा कंपनी अब ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? वैल्यूएशन के परफेक्ट अनिल जी, वैल्यूएशन के हिसाब से आई मीन लो पी रेशियो, मतलब इसका मार्केट पे इतना हल्ला मच गया कि इसका दाम 500 है और इसका दाम 200 है। अभी आपको अगर कोई बोले कि अब आप किस में इन्वेस्ट करेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये भी चार्टेड है, ये भी 20 लाख कमा रहा है, ये भी चार्टेड है, ये 20 लाख कमा रहा है, इसके नाम का हल्ला ज्यादा है, इसके नाम का हल्ला कम है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये एक अंडर वैल्यूड चार्टर्ड अकाउंटेंट दिख रहा है, और अगर इससे जाके हम लोग काम करवाए, रिटर्न फाइलिंग करवाए, तो शायद ये सस्ते रेट में कर सकता है और ज्यादा रिटर्न और ज्यादा सर्विस भी दे सकता है। एकदम लेमन लैंग्वेज में ये बात कर रहा हूँ कि हाँ हम लोगों को क्या फायदा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो कंपनी रडार पे ज्यादा आ सकता है जिसका पीई रेशियो कंपैरेटिवली, ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिवली लो होता है। और ये कंपैरेटिवली का मतलब है, आप इसको बोलते हैं हम लोग पीयर एनालिसिस, PEER, पीयर एनालिसिस भी बोलते हैं हम लोग इसको। आप इसको एक और नाम लिख सकते हैं, दैट इज द रिलेटिव कंपैरिजन। और एज एन इंडियन वी नो ना, हम लोग तो जन्म से लेकर मौत तक कहीं ना कहीं रिलेटिव कंपैरिजन के वर्ड में भी देखिए रिलेटिव लोग आ गए, राइट? तो रिलेटिव्स आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। जब हमारा कंपैरिजन करना होता है तो रिलेटिव्स ये सारा काम कर देता है। बट अगर हम लोग सीरियस नोट में भी समझे तो रिलेटिव कंपैरिजन का मतलब है आप दो कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर आप इंडस्ट्री वर्सेस कंपनी का भी, ये एक नोट में यहाँ पे लिख देता हूं, आप इंडस्ट्री वर्सेस कंपनी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अभी तक के इस बातों में आपको 70-80% लगा होगा कि सर मैंने सुना है ये सारा चीज, लेकिन अब प्रैक्टिकली बात पे आ जाए तो इतना आसान नहीं है लो पी रेशियो के पॉइंट पे ही सारा काम देख जाना। ये तो एक फैक्टर हुआ, और क्यों हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस से थोड़ा दूर जा रहे हैं आजकल मॉडर्न सोसाइटी, उसके पीछे ये है कि फंडामेंटल्स में बहुत सारा पॉइंट्स है कंपैरिजन का। तो पी रेशियो के पॉइंट में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसमें झगड़ा ये है कि आप पी रेशियो का जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उस कंपनी का भी सारा माहौल देखना पड़ेगा। आप एक बहुत छोटी कंपनी का बहुत बड़ी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको सारे फैक्टर्स को कहीं ना कहीं निगोशिएट, या आप सोचिए कि उसको कहीं ना कहीं डिस्काउंट करना पड़ेगा, ये एक बड़ा रीजन होता है। बट फिर भी पी रेशियो का मैजिक ये है कि सिर्फ रेशियो में बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि छोटी कंपनी का कंपैरिजन आप बड़ी कंपनी का कंपैरिजन, आई मीन बड़ी और छोटी कंपनी का कंपैरिजन भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे रेशियो में निकल के आएगा। सर थोड़ा सा और एग्जांपल दे देते, एक बड़ी कंपनी है जिसके पास 2000 स्टूडेंट्स थे, लॉकडाउन के बाद उनके स्टूडेंट्स के नंबर हो गए 3000, कितना बड़ा, 1000 बड़ा,
हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास 200 थे, 200 के 400 हो गए, कितना बढ़ा? सिर्फ 200। अगर आप नंबर्स में जाएंगे तो आपको लगेगा सर आप में तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। देखिए आपका कॉम्पिटिटर में 1000 स्टूडेंट बढ़ गया है, आपका तो सिर्फ 200 बढ़ा। लेकिन बताइए कॉम्पिटिटर ज्यादा बढ़िया है या हम ज्यादा बेहतर है? फायदे में देखिए कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया एक्चुअली। उनका 2000 से 3000 हुआ, हमारा 200 से 400 हुआ। आप वैल्यू वैसे देखेंगे, यस आप ऐसे देखेंगे तो लगेगा 200 से 200 ही तो बढ़ा है, उनका 1000 बढ़ा है, बट उनका जो ग्रोथ था उनसे ज्यादा ग्रोथ है, हमारा ग्रोथ डबल हुआ है, उनका ग्रोथ डबल नहीं हुआ है। वेरी गुड, क्लियर हो रहा है मेरा बात? ये प्लीज स्टे, ये छोटा मोटा चीज को भी अगर आप ढंग से समझ लेंगे ना, हम चैलेंज दे रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इज वेरी इजी, वो भी बहुत इजी है, जैसे हम टेक्निकल में बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत इजी है। तो ये हुआ पी रेशियो का गेम। पीबीवी रेशियो, पीबीवी रेशियो पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा, ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब ये एक्चुअली ओल्ड मेथोडोलॉजी है समझने का कि कंपनी कल को डूबने जाएगा तो उसका बुक वैल्यू पे हमको तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा। राइट या रॉन्ग बोलिए, ऐसे ही सुना होगा आप लोगों ने। प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर्मूला क्या है? करेंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस टू बुक वैल्यू, दैट इज द बुक वैल्यू पर शेयर। यहाँ पे भी बुक वैल्यू पर शेयर का बात करते हैं। मेरा एकदम सिंपल और तीखा एग्जांपल है, अभी जैसे किंगफिशर एयरलाइंस डूब गया, क्या मिला बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर में? प्लीज रिप्लाई करिएगा, क्या लग रहा है? बहुत कुछ मिल रहा था क्या शेयर होल्डर को? एकदम मॉडर्न एज का बात कर रहा है, किंगफिशर एयरलाइंस डूबा, इतना बड़ा बड़ा प्लेन खड़ा रह गया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, जीरो मिला। राइट, कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो सर फिर आप जब ऐसा लगता है तो आप फिर क्यों इसको शामिल कर रहे हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू देखना चाहिए? हाँ, बुरी कंपनियों के केस में तो ये नल एंड वॉइड वाला केस बन जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू, लेकिन कुछ बढ़िया कंपनी के केस में अगर हम लोग जाए, और सिंस एक पैरामीटर है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं कंपनी का वैल्यूएशंस के लिए, तो फॉर्मूला तो क्या बोले ना, थियोरेटिकली है और चलता आया है, ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन मॉडर्न एज में भी कम से कम आप अपने आप में ये देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का क्या है, क्योंकि जैसा सर ने भी बोला था, राजेश सर ने, वही बात को डबल कर रहा हूँ, सारी कंपनियों के केस में सेम मेथड आप नहीं लगा सकते। तो जो कंपनियां अच्छी कर रही है वहां पे आप बोल सकते हैं कि यस उनका वैल्यूएशन बुक वैल्यू के फ्रंट पे भी देखा जाना चाहिए। और आपको ये प्राइस टू बुक वैल्यू कब काम आएगा? जब कोई कंपनी का मर्जर डीमर्जर हो रहा है, जैसे फ्यूचर रिटेल ग्रुप बिक रहा है, तो फ्यूचर रिटेल ग्रुप जब बिक रहे हैं तो वहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू काम आएगा आपको। मतलब आपके मन में आ रहा होगा ना कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर नहीं काम आएगा तो क्यों पढ़ा रहे हैं? तो हम समझाना चाहता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू फिर आपको उस केस में काम आएगा जब कंपनी का वैल्यूएशन एंड दूसरी कंपनी खरीद रही है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए प्राइस टू बुक वैल्यू के केस में सीएमपी मैंने बताया, बुक वैल्यू पर शेयर बताया, यहाँ पे आपको बुक वैल्यू निकालने के लिए कहीं ना कहीं कंपनी का लायबिलिटीज और एसेट्स इनके ऊपर भी वर्कआउट करना पड़ता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, खाली इतना बता रहा हूँ कि आप बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस लेवल पे एसेट्स प्रेजेंट है, जिस लेवल पे लायबिलिटीज प्रेजेंट है, और उसका हम लोग वैल्यूएशन चेक करके प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर्स निकालते हैं। यहाँ पे भी वही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। लेकिन कहने का मतलब है सेम क्या वही तरीका यहाँ पे देखा जाएगा? यस, यहाँ पे भी रिलेटिव कंपैरिजन देखा जाएगा, और यहाँ पे भी देखा जाएगा लो पीबीवी रेशियो इज द गुड। मतलब एक कंपनी का बुक वैल्यू अगर 200 है, दूसरे कंपनी का बुक वैल्यू अगर 400 है, और मार्केट में प्राइस एक का 100 है, 100 नहीं मैं इसको 400 कर देता हूँ, और एक का मार्केट में करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 200, तो यहाँ पे बन गया नहीं मैं सॉरी जस्ट मिनट, हाँ कंपैरिजन कर रहे हैं ना तो सेम रख देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक और यहाँ पे निकल के आ रहा है 2। आपके लिए इस केस में कंपनी ए ज्यादा बेटर है या कंपनी बी ज्यादा बेटर है? दोनों कंपनी का बुक वैल्यू 200 लाख है, एक का करेंट मार्केट प्राइस 400 है और एक का करेंट मार्केट प्राइस 200 है। ज्यादा बेहतर कौन सा कंपनी लग रहा है? कंपनी बी ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि उसका वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं अभी अंडर चल रहा है सर। अगर उसमें अगर हम लोग पैसा डालें तो हो सकता है
वो कंपनी पैसा डाले मतलब वो कंपनी का कल के दिन में वैल्यूएशन जो है वो बढ़िया हो रहा है, कंपनी अगर परफॉर्म कर रहा है। तो पीबीवी रेशियो का भी एक अपना अलग मैजिक है जो आपको बुक वैल्यूएशन हम बता देते हैं। इन कंपैरिजन टू पी रेशियो, पीबीवी रेशियो उतना अच्छा नहीं दिखता है लोगों को, लेकिन अगर आप प्योर फंडामेंटल अप्रोच से जाएंगे तो आपको पीबीवी वैल्यू को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, पीबीवी रेशियो को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ये इसका बुक वैल्यू का केस है। अब बुक वैल्यू के अंदर और डिटेल में जाने से पहले इतना ही बताऊंगा, डिविडेंड यील्ड पे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड को लेके लोगों के मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। किसी को याद है एलटी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया अभी? जल्दी बताइए, एलटी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया? एक आंसर आया है 18 रुपीज पर शेयर। ठीक है, और कोई बताएगा? गूगल यूज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को परसेंटेज टर्म में भी बताइए ना, कितना परसेंटेज डिविडेंड दिया है मदन जी, कितना परसेंटेज डिविडेंड दिया है? देखिए तो आप लोगों को गूगल पे दिखाई दे रहा है क्या कि एलएनटी ने एक्चुअली 900% का डिविडेंड दिया है? आराम से टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है, थोड़ा सीखना है लेकिन अच्छा सा सीखना है। जल्दी जल्दी आराम से चेक करिए कितना डिविडेंड दिया है। यस सर, वेरी गुड समीर जी, 900% का डिविडेंड दिया है, 900%। और कोई एक जन कंफर्म करेगा डिविडेंड यील्ड क्या आ रहा था? डिविडेंड यील्ड भी मेंशन किया है, 18 रुपीज पर शेयर इज गुड, बट डिविडेंड यील्ड फॉर द ईयर एंडिंग। ओके सर, 900% दिया है, क्या गजब का रिटर्न दिया है। देखिए कैसे मन में आता है, क्या गजब का डिविडेंड दिया है 900%। और क्या चाहिए आपको एलएनटी से? सब लोग ऐसी सिलाना स्टार्ट करते हैं, 900% रिजल्ट दिया है, 900% आई मीन डिविडेंड दिया है। लेकिन दूसरे साइड में जब हम लोग देखते हैं तो 18 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, वो भी 18 रुपए का डिविडेंड लेने के लिए आपको 980 रुपए के प्राइस पे कहीं ना कहीं स्टॉक को परचेज करना था। याद है 3-4 दिन पहले 980 पे एलएनटी हवा में उड़ रहा था। तो आप अगर 18 डिवाइडेड बाय 980 करें, खाली बस चीज समझिएगा, मैं सब एग्जांपल को पूरा एकदम प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, बट आप अगर 18 डिवाइडेड बाय 980 करें इनटू 100 करके देखिए तो कितना परसेंटेज आ रहा है? दैट इज अराउंड 1.83% ओनली। यस, तो सर आप तो बोल रहे थे 900% रिटर्न दिया है, यहाँ पे 1.83 दिया है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड पर शेयर एंड डिविडेंड यील्ड। पुराने लोग, अच्छा 1.94 आया है क्या? हाँ, उन लोगों ने अपने क्लोजिंग के हिसाब से लिया होगा, लेकिन समीर जी की तरफ से आ गया सर 1.94 ऑफिशियली लिखा हुआ है, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। 1.94 चलिए, मैं उसको 1.94 को अप्रोक्सीमेटली 2% पकड़ रहा हूँ, लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 900%। और कहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होता है जिसको एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, उसको 900% दिख रहा होगा, एंड जबकि एक्चुअली ये 2% है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डिविडेंड पर शेयर्स का एंड डिविडेंड यील्ड का। डिविडेंड पर शेयर्स का मतलब है कंपनी का फेस वैल्यू है 5 रुपया, राइट, और 5 रुपए के हिसाब से कंपनी ने दे दिया 18 रुपए के आसपास, नहीं 5 नहीं है सॉरी, अभी हाँ 2 रुपया, 2 रुपया। तो 2 रुपया का फेस वैल्यू वाला कंपनी अगर 18 रुपया डिविडेंड दे रहे हैं, दैट इज डिविडेंड पर शेयर विच इज योर ट्रेडिशनल अप्रोच। अगेन दिस इज द योर ट्रेडिशनल अप्रोच। पुराने लोग ऐसे सोचते थे, आज से 20-25 साल पहले भी लोग है ना डिविडेंड को इसके फेस वैल्यू के बेस पे ज्यादा देखते थे। डिविडेंड इज द मॉडर्न अप्रोच। क्यों? पुराने आदमी बोला अरे कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है, 18 रुपया दिया है। हाँ वेरी गुड, सही सही बोल रहे हैं। हाँ मैं आता हूँ उस पॉइंट पे भी। तो 2 रुपए का फेस वैल्यू जो है वो 18 हो गया। एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है प्रणव भैया की तरफ से, दैट इज की फेस वैल्यू का तो अब इज्जत नहीं बचा है। हाँ हाँ, फेस वैल्यू का इज्जत नहीं बचा है, क्योंकि मैक्सिमम बड़ी कंपनियों की भी बात करें तो मैक्सिमम सबका फेस वैल्यू 2 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया हो गया है, 1, 2, 10 के आसपास, या ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया हो गया है।
अभी फेस वैल्यू का इंडिया में अगर हम लोग बात करें, दो ही इज्जत होता है। एक तो इज्जत होता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन और एक इज्जत होता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन क्या इज्जत होता है कि कंपनी अगर कल लिक्विडेशन में चली जाएगी, जैसा अभी इसको लेकर बात चल रहा है वापस से, क्या नाम है, फ्यूचर रिटेल ग्रुप को, कि अगर कोई भी ढंग से नहीं खरीदा तो बवाल हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो शेयर होल्डर घबराना मत, सब कुछ सेटल करने के बाद तुमको फेस वैल्यू तो मिल जाएगा। हाँ कि ना मदन जी, अनिल जी जल्दी, हाँ कि ना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि घबराना मत, तुमको और कुछ नहीं तो फेस वैल्यू तो मिल जाएगा लिक्विडेशन में, सबको सल्टाने के बाद। वाइल ऑन द अदर साइड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड उन लोग काउंट करते हैं फेस वैल्यू के ऊपर। और एक बहुत मजेदार बात भी बताना चाहूंगा कि पहले क्या करते थे, कंपनीज बहुत होशियार रहती थी, अमाउंट नहीं बताती थी। ये तो अभी सेबी का रूल आया है कि भाई लोग है ना अभी भी उतने लिटरेट नहीं है इंडिया में, तो प्लीज आप है ना अमाउंट भी मेंशन करिए कि आप कितना डिविडेंड दे रहे हैं। अदरवाइज आज से 4-5 साल पहले की बात है, कंपनियां ऐसे डिविडेंड डिक्लेयर करती थी अखबार पे, इकोनॉमिक टाइम्स पे। एलएनटी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 900% का, और हम लोग पागल हो जाते थे, खुश हो जाते थे, अरे वाह 900%। 900% का मतलब तो समझिए, 900% का मतलब होता है 2 रुपए के ऊपर, दैट इज 18 रुपया ओनली। लेकिन उस एलएनटी का एक शेयर खरीदने के लिए आपको मार्केट में कितना पैसा देना पड़ रहा है, 980। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे एग्जांपल में 980 ले लेते हैं। 980 रुपया का एलएनटी अगर खरीदते हैं तब जाके हमको 18 रुपया मिलता है, दैट इज अराउंड 1.83%। दैट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। बट कहने का ये मतलब है डिविडेंड यील्ड का एक अपना अलग लॉजिक बैठता है। एंड डिविडेंड यील्ड बताइए हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, डिविडेंड यील्ड हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, डिविडेंड यील्ड हाई होना चाहिए, तब हम लोग कंपनी के ऊपर बैट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम लोग डिविडेंड पर शेयर पे हम लोग स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे, हम लोग डिविडेंड पर शेयर को देख के लालच में नहीं आएंगे, हम लोग डिविडेंड यील्ड देख के लालच में आएंगे, समझेंगे, लालच मतलब समझेंगे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बड़ा डिफरेंस था जिसको समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत सारे लोगों के लिए। बट समझिए, आपको ललचाने के लिए तो एडवर्टाइजमेंट हो जाता है 900% का रिटर्न, बट वो 900% तो अप्रोक्स 2% ही है आपके लिए। तो जिन लोगों को याद नहीं होगा उनके लिए एकदम सिंपल वर्ड में बता देता हूँ, डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है आउट ऑफ द पॉकेट। आपको ये डिविडेंड मिलने के लिए पॉकेट से कितना खर्चा करना पड़ा, दैट इज योर यील्ड, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द यील्ड। आप कहीं पे भी ये यील्ड वाला फंडा, चाहे बॉन्ड के केस में हो या और किसी केस में भी हो, आराम से इसको फॉर्मुलेट करिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि यील्ड मतलब एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच है। एक और वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, यील्ड, डिविडेंड यील्ड इज समथिंग, इज अ वेरी कंजर्वेटिव मेथड। मतलब मेरे को क्या मिला, ये फेस वैल्यू का ज्ञान आप छोड़ दीजिए कि 2 रुपए के ऊपर हम आपको 18 रुपया दे रहे हैं। मेरे को ये बताइए मेरे को शेयर्स के ऊपर में क्या रिटर्न मिल रहा है, दैट इज माय डिविडेंड यील्ड का कंसेप्ट। ये 3 फैक्टर कहीं ना कहीं जाके हमारे लिए एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज पी रेशियो चाहिए हम लोगों को लोअर, पीबीवी रेशियो हम लोगों को चाहिए लोअर, एंड डिविडेंड यील्ड हम लोगों को चाहिए हायर। ये 3 कॉम्बिनेशन, ये 3 पैरामीटर्स अगर हम लोग इंडस्ट्री वाइज कंपैरेटिव है, तीनों ही कंपैरेटिव है, तो इंडस्ट्री वाइज पीयर ग्रुप वाइज चेक करेंगे, और उसमें से ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इस कंपनी में पैसा डाल दीजिए आंख बंद करके, नहीं 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 नहीं, ये आपका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया कि ये तो बढ़िया है ना, कम से कम कंपनी इन तीनों पैरामीटर पर सही है। उसके बाद हम लोग और पैरामीटर वाइज इसमें चेक करेंगे कि ये कंपनी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे मूव ऑन करते हैं कि सर ये डेटा तो देख लिए, ये डेटा ढूंढेंगे कहाँ। अभी तक किसी को कोई डाउट है प्लीज? नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारा चीज तो आप बता दिए, हम इन लोगों को ढूंढे कहाँ। सारा सवाल तो इसी बात पे है ना कि ढूंढे कहाँ इन लोगों को।
सामने स्क्रीन आ रहा है क्या? और स्क्रीन का नाम ही स्क्रीनर है। एक बार यस नो भेज दीजिए जल्दी से। सामने स्क्रीन पे स्क्रीनर आ रहे हैं आप लोगों के? हाँ, परफेक्ट, थैंक यू। ये वेबसाइट पे सवाल सबसे पहले आपका आना चाहिए कि ये बहुत अच्छा वेबसाइट है क्या, या 2012 से तो रेगुलर फॉलो कर रहा है इस वेबसाइट को। ऑथेंटिकेट वाला बात जो हम सवाल भी पूछा था, ऑलमोस्ट इट्स अ वेरी ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट। इंस्टेड ऑफ अगर हम बात करें किसी भी लीडिंग वेबसाइट्स का, इंडिया वाला, तो उनके मुकाबले ये स्क्रीनर डॉट इन ज्यादा अच्छा डेटा देता है, ज्यादा एक्यूरेट डेटा देता है। ये पहला बात, डिस्क्लेमर। दूसरा बात है कि सर हम लोग कैसे ढूंढेंगे, दैट इज आपको सामने दिख रहा होगा, स्क्रीनर डॉट इन, SCREENER.in। और स्क्रीनर डॉट इन जब आप ओपन करेंगे, आप इसमें लॉग इन कर लीजिएगा जरूर से। लॉग इन करने के बाद अब आपको किसी भी स्टॉक का या किसी इंडस्ट्री का, मेरा तरीका बता देता हूं, किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडस्ट्री का, तो यहाँ पे स्टॉक का और इंडस्ट्री का बात करने से पहले आपको याद होगा हम लोगों ने उस दिन भी एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन ये था, EIC फ्रेमवर्क। ई का मतलब होता है इकोनॉमी, आई का मतलब होता है इंडस्ट्री या सेक्टर, और सी इज द कंपनी। तो ये तीन पैरामीटर आपके दिमाग में और भी होना चाहिए। तो इकोनॉमी, आज आज पाकिस्तान कितना भी अच्छा करे, क्या हम लोग पाकिस्तानी इकोनॉमी पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्या? जल्दी यस या नो? नहीं करेंगे सर। सर इंडस्ट्रीज है वहां पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया, बट फिर भी ना लगता है इकोनॉमी का हालत खराब है, तो वो पहली पैरामीटर पे उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और ऐसा वर्ल्ड वाइड भी होता है, आप सुनते होंगे इंडिया इज अ लीडिंग इकोनॉमिक, वो क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कंट्री है, बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये बाहर वाले लोग, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बाहर वाले लोग हम लोगों को किस नजर से देखते हैं इसको समझना भी बहुत जरूरी है। हम लोग आते हैं साउथ एशियन रीजन्स में, एंड हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत बड़े सेठ हैं, तो बता देते हैं अपने बहुत बड़े सेठ नहीं है। वर्ल्ड वाइड जितने भी एमएनसीज है, उनका काम करने का तरीका हमारे साउथ एशियन कंट्रीज और उनकी कंट्रीज के लिए बड़ा ही डिफरेंट होता है। स्विट्जरलैंड जो वॉच अपने लिए बनाता है, उसी वॉच का पहला या सेकंड कॉपी जो हमारे लिए भेजता है, वो हमारी इकोनॉमी को ध्यान में रख के भेजता है कि हम उतने अमीर नहीं हैं। साथ ही साथ, और मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसलिए बात कर रहा हूँ, सोनी अगर एक कैमरा बना रहा है, तो सोनी अपने देश के लिए, या उनका जो मेन जगह है या मेन रीजन है जहाँ पे लोग एक हाई पेमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे उनका जो मॉडल है या उनका जो उसका तरीका है या क्वालिटी है, वो टोटली डिफरेंट रहता है रेदर देन द हम लोग साउथ एशियन जो भी कंट्रीज है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे। तो इकोनॉमी का अपना एक सिग्निफिकेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री 27 से 3 इंडस्ट्रीज है, सेक्टर्स है। मेरे पास फोन आते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, सर इंडस्ट्री एंड सेक्टर में क्या डिफरेंस है? यस, डिफरेंस है। इंडस्ट्री के अंदर सेक्टर्स होता है, राइट? कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर सेक्टर्स है। क्या बैंक, जल्दी बताइए, बैंकिंग एक इंडस्ट्री है या सेक्टर है? साथ साथ में टेस्ट करते चलते हैं ना, मजा आएगा। बैंकिंग एक इंडस्ट्री है या सेक्टर है? एक आंसर आया है सेक्टर, एक आया इंडस्ट्री, और बाकी सब। बैंकिंग एक इंडस्ट्री है या सेक्टर है? सेक्टर, ओके। सही जवाब ये है कि बैंकिंग एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स है। पीएसयू एक अलग सेक्टर्स है, प्राइवेट बैंकिंग अलग सेक्टर्स है, एनबीएफसी एक अलग सेक्टर है। अभी ये बताइए एग्री कर रहे हैं कि नहीं, जिनका भी आंसर गलत था? बैंकिंग ओवरऑल में एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर सेक्टर्स है। सेक्टर्स आपका पीएसयूज बैंक्स अलग हो गया सेक्टर, नॉन पीएसयूज या प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स अलग हो गया, और एनबीएफसी एक अलग हो गया, राइट? इंडस्ट्री को लेकर भी हमारे यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स रहता है कि किस इंडस्ट्री में, और हम लोग भी एनालिसिस कर पाते हैं कहीं ना कहीं कि कौन सा इंडस्ट्री ज्यादा बेहतर अब कर सकता है, लॉकडाउन में कौन सा इंडस्ट्री बेहतर किया, या आईटी इंडस्ट्री में जो तेजी आया उसके पीछे का रीजन क्या था? कोविड ही था ना। कहीं ना कहीं कोविड ही एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि आईटी इंडस्ट्री में इतना जबरदस्त ग्रोथ हम लोगों को देखने मिला।
एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब बिरला सॉफ्ट में पैसा डाले या इन्फोसिस में डाले, या पैसा हम लोग डाले आपका और कौन कौन सा हम लोग कंपनीज पे बात कर रहे थे, लाइक विप्रो पे डाले या इसके ऊपर टीसीएस पे डाले, तो वहां पे सेक्टर वाइज भी अलग अलग है। कुछ कंपनीज तो इस तरीके की है जो फार्मा में भी अच्छा काम कर रही है और टेक्नोलॉजिकल फार्मा मतलब बायोटेक जिसको अपने बोलते हैं बायोटेक काइंड ऑफ चीजों पे वर्क कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों ये परसिस्टेंट भी। थैंक यू। तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि कंपनी का कामकाज कैसा है और वो फिर किस सेक्टर में बिलोंग करेगा। तो वहां पे फिर जब हम लोग इंडस्ट्री वाइज सर्च करते हैं ना, तो क्या कर सकते हैं आप एकदम आपके लैंग्वेज में, कोई भी एक कंपनी का नाम अगर आपको ध्यान है तो आप यहाँ सर्च फॉर ए कंपनी में जाइए और एक बार आप पैरामीटर चेक कर लीजिए कि भैया हम लोग उसमें क्या काम कर सकते हैं। ये आपके सामने इन्फोसिस मैंने डाला, क्लियर कर रहा हूँ सारे ड्राइंग्स को। ये सामने आपको इन्फोसिस दिख रहा है, यहाँ पे आपको पैरामीटर्स भी दिख रहे होंगे। मार्केट कैप को लेकर झगड़ा चलता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बोलते हैं, लेकिन आपको कहीं पे इसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाता है। स्टॉक पी रेशियो ये हमारे काम का है सर 25.2। इसके अलावा हमारे काम का क्या है, बुक वैल्यू 167, और इसके अलावा हमारे काम का क्या है, डिविडेंड यील्ड दैट इज 1.65%। अब आप किसी एक कंपनी का ये चीज देख के समझ नहीं सकते कि हालात अच्छे हैं या बुरे, तो आपको कहीं ना कहीं फिर कंपैरिजन के पैरामीटर्स पे जाना पड़ेगा, एंड कंपैरिजन का पैरामीटर्स आपके लिए यहीं पे मिल जाएगा। इस वेबसाइट की एक और अच्छी बात मेरे को जो लगती है दैट इज द प्रॉस एंड कॉन्स भी सामने रहता है, बट प्रॉस एंड कॉन्स पे भी ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। बट आप ये 3 पैरामीटर चेक कर लीजिए कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड, और जो एकदम सामने दिख रहा है पी रेशियो 31.58, 25.19, इन्फोसिस का 25.19 है, एचसीएल और भी सस्ता है, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी और माइंट्री। अगर हम लोग सिर्फ इस कंपैरिजन में जाए तो सबसे बेहतर कंपनी कौन सी निकल के आ रही है, जल्दी भेजिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी, लो पी रेशियो हमारे लिए फेवरेबल है ना, जल्दी बताइए हमारे लिए फेवरेबल कंपनी कौन निकल के आ रही है, सर एचसीएल फेवरेबल कंपनी निकल के आ रही है। ठीक है, ये एक पैरामीटर हुआ जिसके ऊपर हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब डिविडेंड यील्ड के दूसरे पैरामीटर पे जाते हैं। डिविडेंड यील्ड हायर चाहिए लोअर चाहिए, डिविडेंड यील्ड हायर चाहिए। 1.24, 1.65, 0.83, 0.29, 1.84। टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत आगे जा रहा है। सर टेक महिंद्रा इस मामले में बड़ा आगे जा रहा है डिविडेंड यील्ड के फॉर्म में। हम लोगों को लगता है टेक महिंद्रा इज अ गुड कंपनी क्योंकि सबसे अच्छा डिविडेंड यील्ड यही दे रही है मार्केट में। ठीक है, आप इसको भी नोट करके रखिए। इसके अलावा आपको इस 2 के वैल्यू के अलावा ये आपका करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये हम लोग को हायर चाहिए लोअर चाहिए, लोअर चाहिए। सर यहाँ पे भी कंपैरिजन करिए तो लग रहा है कि सबसे बेहतर ऑप्शंस निकल के आ रहा है दैट इज 3.20 विप्रो का। तो सर ये तो लड़ाई बड़ा जबरदस्त है, एक कंपनी पी रेशियो में आगे है, एक कंपनी डिविडेंड यील्ड में आगे है, और एक कंपनी कहीं ना कहीं बुक वैल्यू के केस में आगे है लोअर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तीनों कंपनी आपके रडार पे आ सकती है। पहला बात एकदम आपके लैंग्वेज में, तीनों कंपनी आपके रडार पे आ सकते हैं कि ये 3 कंपनी कौन सा है और कैसा कर रहा है। दूसरा हमारे रडार पे क्या आ सकता है, डिविडेंड यील्ड। अब आप देखते होंगे सुनते होंगे, कोई आपसे अगर पूछे, मेरा आप लोगों को इस मामले में लिटरेट करने का एक ही लॉजिक है, कोई आपसे पूछे कि मेरे को बताइए ना कौन सी कंपनी अच्छी है इतनी सारी कंपनियों में, तो आप पूछ सकते हैं ना सामने वाले से कि भैया अगर डिविडेंड यील्ड के कंपैरिजन में देखें तो कहीं ना कहीं टेक महिंद्रा इज अ गुड कंपनी, जहां पे आप दिमाग लगा सकते हैं। सब्जेक्ट टू टेक महिंद्रा का प्राइस 813 रुपए है और इन्फोसिस का प्राइस 1060 है, लेकिन अगर प्राइस अर्निंग रेशियो के पॉइंट से देखें तो यहाँ पे एचसीएल टेक ज्यादा बेहतर है। कहने का मतलब है जो आपके दिल दिमाग में चल रहा था कि आपको कुछ कंपनियां दिख जाए, कुछ कुछ कंपनियों का आइडिया लग जाए कि कौन सी कंपनियां अपने अपने इस 3 पैरामीटर पे अच्छा कर रही है, तो कम से कम हम लोग इस पहले दूसरे लेवल पे तो पहुंच पाएंगे ना कि कौन कौन सी कंपनी अच्छी है। आप अपना जो फोकस है वो इन 3 कंपनियों पे बैठा पाएंगे कि इन्फोसिस पी रेशियो के मामले में बेस्ट है, और आपका एचसीएल टेक, सॉरी गलत बोल दिया,
HCL टेक आपका पी रेशियो के मामले में बेस्ट है, और आपका सर विप्रो जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में बेस्ट है, और अगर डिविडेंड यील्ड के मामले में बात करें तो टेक महिंद्रा बेस्ट है। तो आप कहीं ना कहीं ये स्कैनर लगा के ये तो डिसाइड कर पाएंगे ना कि इन तीनों कंपनियों के अलावा बाकी सब कंपनियों को हम हटा दें, हाँ कि ना, जल्दी बताइए। हाँ सर, कर सकते हैं ऐसा कि कम से कम हमें पहला स्टेज तो पार करने को मिला कि किस कंपनियों को हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक कंपनी का कोई नाम लेता हूँ, एफएमसीजी सेक्टर में चलते हैं। अगर मैंने स्टार्टिंग में एक और नाम पे पहले काम करता हूँ, कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया सीधा पीयर कंपैरिजन में पहुंच रहा हूँ। देखिए, पिडिलाइट इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, विनती ऑर्गेनिक्स, गोदरेज इंडस्ट्री, कैस्ट्रॉल इंडिया, ये सारे नामों में कहीं ना कहीं लगभग लगभग अगर बात करें तो सबसे लो पी रेशियो में कौन है सर? कैस्ट्रॉल इंडिया है लगभग, दैट इज 16.92। उससे भी कमजोर है दैट इज द गोदरेज इंडस्ट्रीज, लेकिन गोदरेज इंडस्ट्री में 16.62 है, प्राइस 366 का है, लेकिन अगर हम लोग कैस्ट्रॉल इंडिया का बात करें तो 16.92 है। अभी दूसरा पैरामीटर चेक करते हैं सामने, डिविडेंड यील्ड का। डिविडेंड यील्ड बताइए सबसे बेहतर किसका है, जल्दी मैसेज करिए। डिविडेंड यील्ड सबसे बेहतर किसका है इस पूरे पीयर कंपैरिजन में? कैस्ट्रॉल का है सर, अनडाउटफुली 4.82, दैट इज द अमेज, मतलब अमेज करने वाला नंबर्स है। और अगर हम लोग पी रेशियो इसके बाद और डिविडेंड यील्ड के बाद अगर बात करें कि कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू किसका लोअर में है, तो सर गोदरेज इंडस्ट्री लोअर में है, लेकिन गोदरेज के बाद अगर कोई कंपनी सेकंड या थर्ड स्टेज पे जा रहा है तो दैट इज इसका थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है कैस्ट्रॉल इंडिया का। बट आउट ऑफ 3 पैरामीटर्स, देखिए समझने का, आउट ऑफ 3 पैरामीटर्स 2 पैरामीटर्स कैस्ट्रॉल इंडिया के फेवर में है, यस या नो? आउट ऑफ 3 पैरामीटर्स 2 पैरामीटर्स कहीं ना कहीं कैस्ट्रॉल इंडिया के फेवर में है, हाँ कि ना? यस। कितना भी हो जाए हम इंडियंस, कितना भी हो जाए हम इंडियंस प्राइस जरूर देखते हैं, और हम लोग के मन में आता है प्राइस के हिसाब से तो ये ज्यादा लुक्रेटिव लग रहा है, 114 रुपया में मिल जाएगा कैस्ट्रॉल इंडिया। यस, हम सच बताते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया पे वी आर वेरी बुलिश। मेरे को बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लग रहा है। रिजल्ट भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है कैस्ट्रॉल इंडिया, और अभी भी बताता है। अभी जब आपको कैस्ट्रॉल इंडिया बढ़िया लगने लग जाए, आप उसको टेक्निकल पे देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, या अपने डिस्कशन ग्रुप में भेज के इसका राय ले लीजिए कि कैस्ट्रॉल इंडिया का मेरे को टेक्निकल व्यू भी दे दीजिए कि क्या लग रहा है, और वहां पे भी अगर हम लोग भी की तरफ से निकल के आ जाए कि इसको बाइंग करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज एंड फॉर द टारगेट ऑफ मान लीजिए 200 रुपीज, बताइए कैस्ट्रॉल इंडिया में पैसा डालना चाहेंगे या नहीं डालना चाहेंगे? अगर सिर्फ 14 रुपया का स्टॉप लॉस और 200 रुपए तक का टारगेट हो तो यस या नो? पैसा डालना चाहेंगे या नहीं डालना चाहेंगे? यस सर, पैसा डालना चाहेंगे। तो ये एक ऐसा फिल्टर है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके ऊपर आप सिंपल तरीका से काम कर पाए। हाँ ठीक है, तो ये आराम से आप इसको देख सकते हैं। चलिए एक और मौका देता हूं, सब अपने अपने पसंद का कंपनी का नाम बताइए, अपने पसंद का कोई भी कंपनी का नाम भेजिए। आपके सामने हम लोग ये असेंडिंग ट्रायंगल चेक करते हैं कि कंपनी कैसा कर रहा है फिलहाल में, और हम लोग क्या पैरामीटर देख सकते हैं। एक कंपनी का नाम आया है APCOTEX इंडस्ट्री, ये रहा आपके सामने। पीयर कंपैरिजन करते हैं बाकी। अच्छा, पीयर कंपैरिजन में मजा क्या होता है ना, आपको अपनी कंपनी के अलावा भी कुछ कुछ कंपनी दिख जाएगी जो ज्यादा बेहतर कर रही है। कंपनी का पी रेशियो देखिए बहुत खतरनाक है, मतलब इतना जबरदस्त हाई पी रेशियो है, उसके मुकाबले बाकी बहुत सारे स्टॉक है जो शायद आपको और सस्ते दाम में मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो, हायर पी रेशियो है, राइट? तो इस पैरामीटर पे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद दूसरी बात करें डिविडेंड यील्ड की, डिविडेंड यील्ड कंपनी का 1.99 है, लेकिन इससे भी ज्यादा रिटर्न देने वाला कंपनी है आपको रूफिला इंटरनेशनल, और आपको इंडेक्स रबर, जो आपको एंड उससे भी ज्यादा आपको कहीं ना कहीं ऋषि रूप भी दे रहा है एक अच्छा खासा पैसा। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड के साथ साथ अगर हम लोग ये कंपैरिजन भी देखें डिविडेंड यील्ड का, तो मेरे को लगता है कि रूफिला इंटरनेशनल और इंडेक्स रबर आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। हाँ सर,
इसके अलावा हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखें तो भी सेम ऐसे ही कुछ निकल के आ रहा है कि इन कंपैरिजन ऑफ 2.97, 1.38 एंड 1 इज क्वाइट लोअर। तो आप ये तो देखिए, इसका पी रेशियो का डेटा नहीं है तो इन दोनों को तो हम ऐसे भी बाहर निकाल सकते हैं। बाकी जो डेटा बचे उस डेटा में कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि इंडेक्स रबर थोड़ा ज्यादा लुक्रेटिव हो रहा है। एग्री कर रहे हैं क्या? Index rubber in terms of dividend yield, in terms of low P ratio and in terms of lower book value ratio is much better। अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपका स्टॉक निकला, टेक्निकली भी पूछ डालिए, आप भी एक बार रिसर्च करिए इसके ऊपर कि ये कंपनी बेहतर है क्या, क्या अच्छा कर सकती है, किस किस नेचर पे है, 71.20 का प्राइस है, और आप इसमें आगे फिर जा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ एक एग्जांपल। एक और कंपनी का नाम आया, दैट इज द जस्ट डायल। जस्ट डायल, इन्फोएज, इंडिया मार्ट, और ये पी रेशियो 14.99 इंडिया मार्ट के मुकाबले तो बहुत सस्ता है। डिविडेंड यील्ड गायब है पूरी तरीके से। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज क्वाइट गुड, बट इन सब के बावजूद मैं बोला ना, फंडामेंटल्स का यही मजा है कि इसमें इतने सारे पैरामीटर्स है कि आप सोच नहीं सकते। ये 3 पैरामीटर पे बात करें तो नो डाउट जस्ट डायल इज द विनर। लेकिन अगर आप फिर और आगे लेवल पे जाके देखेंगे कि क्या जस्ट डायल आपके लिए मैजिक कर पा रहे हैं, तो आपको शायद लगेगा, ये देखिए, तब आपको ये लगेगा कि इस कंपनी के प्रॉस से ज्यादा कॉन्स भरती है, तब आप इस कंपनी से दूर रहने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है मदन जी, तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन का मेथड मैंने आपको बता दिया। फिर आप और डिटेल में जाएंगे तो आपको कंपनी के बारे में और कुछ भी समझ आ जाएगा। अभी इन तीनों के कंपैरिजन में देखिए तो नो डाउट विनर इज जस्ट डायल। आपने एक पैरामीटर से जस्ट डायल को निकाला, अब आप जस्ट डायल के ऊपर थोड़ी स्टडी करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि नहीं, मेरे को लगता है इस सेक्टर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि 3 ही कंपनी जो लिस्टेड है, तो यहाँ पे ज्यादा बिजनेस नहीं आ सकता है, ज्यादा अच्छा रिटर्न शायद ना दे पाए कंपनी आने वाले टाइम में। अभी बात करते हैं दवाई बनाने वाली कंपनी। प्रॉस ज्यादा है, कॉन्स कम है, एक नजर दिख गया। अभी बात करते हैं यहाँ पे पी रेशियो, हायर पी रेशियो, हायर मतलब जबरदस्त हायर पी रेशियो है, तो इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे है। डिविडेंड यील्ड का बात करें तो डिविडेंड यील्ड ना के बराबर है, तो इस मामले में पीछे है। और अगर बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो इस मामले में भी बड़ा हाई प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। तो बताइए जल्दी से, पैसा डालने का मन करेगा क्या एस्ट्राजेनेका में? जो आप लोग कभी कभी सुनते होंगे ना, कुछ कुछ महानुभाव लोगों को टीवी पे जो बोलते हैं कि इंडिया में ही हम लोग बाहर की कंपनी को इतना इज्जत दे देते हैं कि वो ज्यादा मल्टीपल पे ट्रेड करता है। ये बहुत कॉमन डायलॉग है एक आदमी का, एक एनालिस्ट का, और बड़ा सही भी बोलते हैं कि ये सोचिए एस्ट्राजेनेका इंडियन कंपनी नहीं है, पता है ना आप लोगों को। और पी रेशियो देखिए 155, डिविडेंड यील्ड देखिए कुछ भी कमा के आपको नहीं दे रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो भी बहुत हाई है। अब इसी कंपैरिजन में जब आप सोचेंगे कि और कुछ कंपनी जो आपको अच्छा रिटर्न दे दे, प्राइसेस भी देखिए लगभग सब उसी प्राइस जोन में है, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं ज्यादा अट्रैक्ट कौन कर सकता है पी रेशियो में? सर ये बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ। और अभी बहुत सारे लोग, इवन हम भी बुलिश से प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ के लिए। पी रेशियो इज लोअर है सर, बहुत बढ़िया पी रेशियो है। डिविडेंड यील्ड देखिए, बाकी कंपनी अगर 1.37 दे रही है, उसके मुकाबले इसका 0.82 भी डिविडेंड यील्ड चलेगा सर। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज द सेकेंड हाईएस्ट फ्रॉम द लोअर साइड, तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी ज्यादा खराब नहीं है। राइट राइट, तो कहीं ना कहीं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, जल्दी से एग्री करिएगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा क्या आप लोगों को? लग रहा है? फिर एक डिस्क्लेमर देना चाहेगा, ये सिर्फ एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, लेकिन आप अगर इस तरीके के ऊपर भी वर्कआउट कर लेंगे ना, तो आपको एक जबरदस्त जबरदस्त रिटर्न एज वेल एज तरीका। और देखिए ना, इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, और नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस और किसी चीज से भी नहीं आने वाला। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को आज ये ट्रायंगल समझाना था। आई होप समझ आया होगा, और आप लोग आराम से अब किसी भी कंपनी को जो आपको पसंद आए, कम से कम इस छोटे से, प्लीज और इधर उधर वेबसाइट को मत अभी खंगालिएगा, वरना क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। आराम से आप देखिए
पीयर कंपैरिजन, 3 पैरामीटर पर चेक करिए। डिस्कशन ग्रुप आज आपके लिए अवेलेबल है, डिस्कशन ग्रुप में डालिए। टेक्निकल का फिल्टर भी चेक करवा लीजिए, फंडामेंटल अच्छा, टेक्निकल अच्छा, आप दिमाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, डिस्कशन ग्रुप में अगर स्टॉक को डाले तो वहां पे प्लीज मेंशन कर दीजिएगा कि फॉर लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए हम लोगों को, तो वो ज्यादा बेहतर होगा टीम के लिए कि वो उसके ऊपर काम कर पाए। ठीक है, तो मेरी तरफ से इसके ऊपर इतना ही था, और आई होप कि ये चीज आपको क्या कहते हैं, मजेदार लग रहा होगा, समझ में आया होगा, सीखने मिला होगा। और जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, दिवाली के लिए कुछ ऑफर्स आ रखे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। अगले हफ्ते 7 तारीख को मिस्टर अभिजीत पॉल भी आ रहे हैं, फॉर उनको उनको लेके आ रहा हूँ फॉर द टेक्निकल पर्पज। और एक बड़ा धमाका होने वाला है, शायद आप लोग जानते होंगे, टीवी पे आते हैं, बहुत फेमस है वो भी, मानस जायसवाल जी। मानस जायसवाल जी भी मोस्ट प्रोबेबली 21 ऑफ नवंबर को शायद हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका टाइम को लेकर थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मानस जायसवाल जी भी 21 तारीख को हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे टॉक शो के लिए। और भी बड़े बड़े नाम आप लोगों के लिए रेडी है। 8 क्लब को इंडिया का एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाना है, ये मेरा सपना है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब मेरे सपने को साकार करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं फिर अगले शो के लिए।